मेरे को अगर सीबीआई या ईडी वगैरह में जाना है या उसके लिए या तो मेरे को आईआरएस होना पड़ेगा या फिर किसी और सर्विस में या कोई और भी तरीका है। आईआरएस ऑफिसर्स आईएएस और आईपीएस पे भी रेड मारते हैं। धुरंधर मूवी में एक दिखाया गया है कि पाकिस्तान से फेक करेंसी आई है, कुछ हद तक सच है। आपका आईपीएस में भी हुआ था, तो आपने आईपीएस क्यों नहीं किया? Hi everyone, welcome to my podcast, The Shift Show. Thank you for tuning in. And today I have a special guest. His name is Pranjal Singh. He is an IRS officer, income tax, with an experience of over 10 years. And I am really thankful to him for coming over here and having this conversation with me. Whatever is said by him in this podcast, nothing at all reflect the true position of the government or anybody. And for best experience, increase the speed of the video by 1.25x. Thank you and enjoy the show. आपकी मदर XIS है, आपकी सिस्टर IFS है, आप खुद IRS हो एंड आपके मामा भी XIS है। ये फैमिली में इतना कैसे? मतलब सबने कुछ स्पेशल कुछ क्या जड़ी बूटी खा रखी, क्या है? इसके लिए मेरे को ऐसा लगता है शायद हम लोगों के जो नाना, क्योंकि वो पुलिस में थे, तो उससे जो है एक अपब्रिंगिंग और एक थॉट प्रोसेस हमारा उस तरीके का बन गया है। शायद इसीलिए मेरी मदर और मेरे मामा जी दोनों को ही जो है सिविल सर्विसेज में आने की जो है उनसे इंस्पिरेशन मिली और फिर वो जनरेशन में जो है शायद फर्दर कंटिन्यू होता गया। और हकीकत तो शायद एक ये भी है कि इंडिया में सरकारी नौकरी का थोड़ा सा क्रेज तो है ही। बट ये इंडिया में इतना ज़्यादा मतलब क्यों है? मतलब अभी फिलहाल के सालों में कुछ देखा गया है कि जो आपके पब्लिक सेक्टर की चीज़ें थी उसको प्राइवेटाइज किया गया है एंड क्या ये सरकारी नौकरी का भी धीरे धीरे क्रेज कम हो रहा है? सरकारी नौकरी इन जनरल मुझे तो नहीं लगता कि क्रेज कम हुआ है। इनफैक्ट स्पेसिफिकली अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करूं, मोर एंड मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर फिलिंग इन द फॉर्म्स। तो लाखों में पहले भी थे और वो लाखों से जो है धीरे धीरे और बढ़ते ही जा रहे हैं। और ठीक है, एक चीज़ होती है वोकेशन, जो प्रोफेशन, एक काम होता है जो आदमी इसलिए करता है क्योंकि उसको अपना पेट पालना होता है। फिर एक होती है चीज़ जो कि हम अपने पैशन से करते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक पैशन की चीज़ है। इट इज़ नॉट जस्ट अ जॉब, इट इज़ वे ऑफ थिंकिंग, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल, इट इज़ सिविल सर्विसेज। और सरकारी नौकरियों के लिए भी मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि कुछ भी लोगों का चाह कम हुई है उसके लिए। अभी भी हम देखते ही हैं कि पीएचडी होल्डर्स जो है ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं जो कि शायद एक पीएचडी होल्डर के लायक ना हो। ओके, सो आप ये बताओ, आपका जो जॉब प्रोफाइल है क्या रहता है इसमें? क्या हायरार्की रहती है? कितना ऊपर तक कोई जा सकता है अगर जस्ट बिगिनिंग से स्टार्ट करे? मतलब वो 22-23 साल का अगर कोई ज्वाइन कर रहा हो सर्विस। अगर कोई, अच्छा तो पहले हायरार्की से शुरू करते हैं तो शायद कोई ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा। यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जब कोई ऑफिसर ज्वाइन करता है सर्विस, तो वो एक असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल से ज्वाइन करता है। उसके बाद जो है, जो हाईएस्ट पे ग्रेड है जो एक आईआरएस ऑफिसर पहुंच सकता है, दैट इज़ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ग्रेड, जिसको इनकम टैक्स की भाषा में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर बोला जाता है। सो दैट इज़ द हाईएस्ट वन कैन गो। और अगर कोई 23-24 साल की उम्र में सेलेक्ट हो जाता है, वेरी हाई चांसेस कि वो चीफ कमिश्नर बन जाए या फिर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंक उसको जो है मिल जाए। और हमारी हायरार्की में असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर फंक्शनली एक काम करते हैं। दीज आर द कटिंग एज ऑफ द डिपार्टमेंट। इसके ऊपर जो है फिर जॉइंट और एडिशनल कमिश्नर होते हैं। दे आर डूइंग द सेम जॉब, बस पे ग्रेड का डिफरेंस होता है। फिर कमिश्नर रैंक स्टार्ट हो जाती हैं और ऐसे ही चलते चलते कमिश्नर के बाद प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर एंड देन प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। Principal CC is equivalent to something like Chief Secretary of IAS, and they are the cadre controlling authority of a particular zone. ओके। सो मतलब पूरा कैरियर मतलब 30-35 साल का आपने बता दिया। हाँ, ये पूरी 30-35 साल की जर्नी है। अच्छा, तो आपकी जैसे आप एक मिनिस्ट्री के अंडर आते हो, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इफ आई एम राइट? हाँ। ओके। बीइंग इन रेवेन्यू सर्विस, क्योंकि एक स्पेशलाइज सर्विस है, तो
ज़्यादातर करियर जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही निकलता है, बट ऑलवेज देर आर डेपुटेशन अपॉर्चुनिटीज़। जिस तरीके से सेंट्रल सेक्रेटरेट होता है तो उसमें इट इज़ अ मिक्स बैग, पीपल फ्रॉम ऑल द बैकग्राउंड्स आर प्रमोटेड एंड गवर्नमेंट वांट्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स टू कम इनटू द सेंट्रल सेक्रेटरेट। और उसी तरीके से रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स भी जो है डेपुटेशन पे सेंटर में जाते हैं, कभी कभार स्टेट्स में भी जाते हैं, और कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की एजेंसी जहाँ पे जो है वो डेपुटेशन कोई चाहता है उनको लेना, तो बिल्कुल बेशक जा सकते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि डेपुटेशन मतलब जैसे एजेंसी ज्वाइन करना, जैसे सीबीआई, ईडी वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल उसको भी डेपुटेशन कहते हैं। ओके। हम होते किसी और सर्विस से हैं, लेकिन कुछ समय के लिए किसी और कैडर में अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। ओके ओके ओके। सो मतलब जैसे मेरे को अगर सीबीआई या ईडी वगैरह में जाना है या फिर अदर इंटेलिजेंस सर्विस में जाना है, उसके लिए या तो मेरे को आईआरएस होना पड़ेगा या फिर किसी और सर्विस में, या कोई और भी तरीका है इसका अदर देन यूपीएससी? जिस तरीके से जब भी ये डेपुटेशन के फॉर्म्स आते हैं भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए, तो उसमें क्राइटेरिया मोर और लेस सारी सर्विसेज के लिए सेम ही होता है। जैसे अगर किसी को फॉर एग्जांपल ईडी में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं डेपुटेशन की, सो इट वुड बी फॉर पे लेवल 11। पे लेवल 11 पे कोई भी ऑफिसर होगा वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। नाउ दे मे बी फ्रॉम रेवेन्यू सर्विस, फ्रॉम पुलिस सर्विस, फ्रॉम आईआरएस, कस्टम्स एंड जीएसटी, फ्रॉम आईएएस, दे कैन बी फ्रॉम एनी सर्विस। गवर्नमेंट उसमें जो है कभी ऐसा होता है कि स्पेशलिस्ट कोई क्राइटेरियाज किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए लगा देते हैं, बट जनरली देखा गया है कि इट इज़ फ्रॉम द पे लेवल। अगर कोई किसी पर्टिकुलर पे लेवल पे है तो वो उसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकता है। देयर मे बी सम अदर राइडर्स फॉर सम स्पेसिफिक पोस्ट। तो ईडी में भी इस तरीके से कोई भी सर्विस का ऑफिसर जा सकता है, सीबीआई में भी कोई भी सर्विस का, एनटीआरओ में, एनआईए में, और रेवेन्यू सर्विस वाले भी इन सारी सब उसमें डेपुटेशंस पे जाते हैं। सो जैसे आपको लगभग 10-11 साल हो गया जॉब में, एंड आपकी वाइफ, जैसे मेरी भाभी, वो भी आपके साथ ही, आप लोग बैचमेट्स? कायदे से तो वैसे सर्विस में, रेवेन्यू सर्विस में हम लोग बैचमेट्स हैं, लेकिन करियर में वो मेरे से सीनियर है। शी वाज 2010 बैच फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, केरला कार्डर। शी हैज स्पेंट 5 years इन हर कार्डर। उसके बाद जो है ड्यू टू सम फैमिली रीजंस उन्होंने एग्जाम दोबारा दिया, एंड देन इवेंचुअली बोथ ऑफ अस गॉट सिलेक्टेड इन रेवेन्यू सर्विस। सो जैसे आपने बताया था आपका आईपीएस में भी हुआ था, तो आपने आईपीएस क्यों नहीं लिया? आईपीएस ना लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मेरी वाइफ, क्योंकि वो केरला कैडर में थी फॉरेस्ट सर्विस में, और मैं जो है वेस्ट बंगाल कैडर मिला था मेरे को उस समय। तो हम लोगों को अगर जो है किसी एक कैडर में रहना था तो हो जाता है, देयर इज पॉलिसीज ऑफ डीओपीटी जिसमें जो है सेम कैडर दे दिया जाता है हस्बैंड वाइफ को, बट देन इट हैज़ टू बी अ डेफिसिट कैडर एंड वन हैज़ टू गो थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस। तो और उसको जो है रेवेन्यू सर्विस मिल गया था, मेरे को भी रेवेन्यू सर्विस मिल गया था, सो वी ऑप्टेड फॉर रेवेन्यू सर्विस। एंड देर आर सर्टन पर्क्स। अब आई वुड एक्चुअली से कि हर सर्विस के अपने अपने कुछ मज़े होते हैं, कुछ खामियां होती हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं। तो वी टुक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, जो कि जो है एक शायद करियर ओरिएंटेड लाइफ के लिए जो है थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि दोनों की मोबिलिटी, ट्रांसफर पोस्टिंग थोड़ी सी इजी होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर सर्विस। और स्पेशली अगर हम अलग अलग कैडर में होते तो इट वुड हैव बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज। या ऑफ कोर्स, अब आप लोग मतलब बाय ग्रेस ऑफ गॉड आप लोग अब साथ में ही रह रहे हो। हाँ, हालांकि थोड़ा सा हमारे स्टेशंस ऑफ पोस्टिंग में डिस्टेंस है, बट इट इज़ मैनेजेबल। एटलीस्ट इट इज़ फार लेस देन वेस्ट बंगाल एंड केरला। सो जैसे कि आपने बताया कि आपका मतलब यह है कि मतलब वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिल गया अपने इस जॉब में, कह सकते हैं? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हमारे यहाँ रेवेन्यू सर्विस में कुछ कुछ समय ऐसा आता है जब 24 घंटे पे उठना पड़ता है और सारी रात भी काम करना पड़ता है। लोगों को शायद सुन के थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा। जैसे टाइम बारिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। अनलाइक एनी अदर जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल पोस्ट, रेवेन्यू सर्विस में इट इज़ कंपल्सरी दैट इफ अ केस हैज़ टू बी कंप्लीटेड बाय अ पर्टिकुलर डेट और समथिंग हैज़ टू बी डन बाय अ पर्टिकुलर डेट, कम वॉट मे, इट हैज़ टू बी डन एंड इट इज सेट इन स्टोन। मतलब डेडलाइन है तो है, बस डेडलाइन है तो है,
ऐसी डेडलाइन जो है किसी प्राइवेट कंपनी में भी आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि इसकी सबसे द ब्यूटी इज कि अगर ये डेडलाइन मिस हो गई सो द केस इज डेड। और अगर केस को इस तरीके से कुछ नुकसान हुआ तो फिर ऑफिसर्स के लिए जो है वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है। ओके, मतलब है तो है, बस मतलब आप लोग का काम भी वैसा है कि यू हैव टू जस्ट फाइंड द लिंक्स, तो उसमें भी कोई इधर उधर कर देती देर में आपको डेडलाइन खत्म करनी है, मतलब ये है कि जो Yes. आपका टाइम फ्रेम है उसमें करना ही है। Within the time frame, everything has to be done. Income tax department is one of the most professional department across the country and the most high-tech department that you will ever find. They have so much information. The kind of things with everything PAN is linked. और इतना इंटर रिलेटेड हैं सारी चीज़ें, स्पेशली जैसे अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनसाइट 2.0 है एक प्लेटफॉर्म। इट यूजेस एआई, इट मर्जेस ऑल द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देन इट क्रिएट्स प्रोफाइल ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फुल ऑन एआई का यूज कर रहा है। हाँ, शायद इस समय अगर कोई भी भारत सरकार भी नहीं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो कि सबसे ज़्यादा हाईटेक है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इनवेरिएबली। आई हैव सीन मेनी टाइम्स मेनी ऑफ आवर पुलिस सर्विस के बैचमेट, सीनियर जूनियर्स अक्रॉस आते हैं हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि पैन से तो सभी चीज़ें लिंक्ड है। सो व्हेन दे आर कंडक्टिंग देयर ओन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन तो कई बार उनको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती है। उनको यही नहीं, ईडी में जो हमारे ही बैचमेट्स हैं सेम सर्विस के, उनको भी कई बार ज़रूरत पड़ती है जानने की कि अरे भाई यही बता दो कि इस आदमी के और कितने बैंक अकाउंट्स हैं, क्योंकि दैट इज़ वन इन्फॉर्मेशन दैट आवर डिपार्टमेंट हैज़। ओके, तो दैट इज व्हाई पैन आधार लिंकेज को इतना ज्यादा प्रमोट किया जाता है। इट इंक्रीजेस द टैक्स बेस ऑफ द कंट्री, इट इज़ गुड फॉर द इंटायर नेशन, क्योंकि एक सर्टेन रेट तक ही टैक्सेस बढ़ाए जा सकते हैं। एक जब नहीं बढ़ा सकते हैं तो फिर हम चाहेंगे कि मोर पीपल शुड कम विद इन द टैक्स नेट। इससे जो है सब लोगों पे थोड़ा सा प्रेशर कम पड़ता है, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पे थोड़ा सा कम प्रेशर पड़ता है, और ज़्यादा मोर नंबर ऑफ पीपल वुड पे टैक्सेस, द इकोनॉमी वुड बिकम ऑर्गेनाइज्ड। मतलब बेसिकली अभी जहां तक मैंने कहीं डेटा पढ़ा था 4 to 5% ऑफ द टैक्स पेयर्स आर वोटर्स जस्ट, एंड उसके हिसाब से अगर देखा जाए अभी हम लोग को बहुत स्कोप है आप लोग के पास टैक्स बेस बढ़ाने के लिए। मेरे ख्याल से जिस डेटा की आप बात कर रहे हैं दैट इज समवेयर बिटवीन 6 to 7% लोग रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें से जो लोग टैक्स देते हैं वो और कम हो जाते हैं। सो यस, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू इंक्रीज द टैक्स बेस इन इंडिया। ओके 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 ओके। अच्छा, आप ये बताओ, आपका इतना कैरियर हो गया तो आपने ऑफ कोर्स ही बात है रेड वगैरह भी मारी होंगी, एंड जैसे जो मूवीज में दिखाया जाता है, जैसे जैसे रेड मूवी आई थी बॉलीवुड में, वो कितनी हद तक सच है? पार्ट 1 के लिए तो कह सकते हैं कि इट इज बेस्ड अपॉन रियल लाइफ इंसिडेंट। अच्छा, पार्ट 2 वाज मोर ऑफ अ मूवी, बट कई सारी चीज़ें उसमें सच हैं। कई सारी चीज़ें जो हैं डिपार्टमेंट को करना पड़ता है, इन द सेंस कि देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ थ्रेट टू लाइफ, देर इज़ अ क्लेंडस्टाइन नेटवर्क ऑफ इन्फॉर्मेंट्स, देर इज़ क्या कहते हैं एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। तो हाँ, कुछ हद तक जो है मैं कहूँगा ये सब होता है। और रेड खैर एक इनफॉर्मल वर्ड है, डिपार्टमेंट में रेड नाम को कोई वर्ड हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। जो एक्ट है, एक्ट में बड़ा स्पष्ट तौर पे लिखा है, इफ इट इज़ अ सर्च देन इट इज़ कंडक्टेड एज पर द एक्ट ऑफ 1961 विच इज़ नाउ चेंज्ड। वो 2025 वाली आने वाली है, तो 61 वाली एक्ट के हिसाब से टेक्निकल वर्ड है सर्च और सर्वे। दोनों में शायद एक लेमैन के लिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन विद इन द डिपार्टमेंट देर इज़ अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बोथ दीज एक्शंस। और यस, मैंने कुछ अपने केसेस बनाए भी हैं, एग्जीक्यूट किए हैं, सर्चेस करी हैं, हम लोगों ने काफ़ी सर्चेस करी हैं इनफैक्ट। अच्छा, आपकी सबसे शॉकिंग सर्च क्या रही है? मतलब सबसे हाईएस्ट रिकवरी आप उसे कह सकते हो, या मतलब जो आपके लिए सबसे शॉकिंग रहा हो? शॉकिंग तो नहीं, मैं किस्मत रही है कि कुछ ऐसा अनटोवर्ड इंसिडेंट कभी नहीं हुआ जिसकी वजह से जो है मेरे को कभी बुरा लगे या फिर जो है कभी कोई दिक्कत फेस करनी पड़े। बट एक ऐसा केस था, इट वाज अ वेरी हाई प्रोफाइल केस और देयर वाज क्लियर कट एविडेंस ऑफ टैक्स इवेजन।
But the place where this gentleman used to live, it was entirely surrounded by his people. शायद 10,000 लोगों की भीड़ होगी वहाँ पे. अच्छा. और वहाँ जाना ही अपने आप में, उस प्लेस में पतली गलियों में एंटर करना और वो उस केस को एग्जीक्यूट करना. एंड काफी सिंस challenging. ही वॉज अ लोकल मसीहा, हम्म. और उसकी फैन फॉलोइंग इतनी थी कि अगर शायद वो एक आवाज़ लगाए तो सही में हज़ारों इकट्ठे हो जाते हैं. याद होगा जब हम लोग जो है, जब मैं पहले आया करता था, हाँ. तो एक ऐसी सर्च थी जिसमें जो है तीसरे चौथे दिन जो है उस दुकान में लोगों का थोड़ा सा आक्रोश बढ़ गया था और पब्लिक ने आके जो है घेराव करना शुरू कर दिया था. जनरली मैंने देखा है कि एक तो सर्च इनिशिएट होते समय और एक सर्च जो है ख़त्म होते समय, ये दोनों बड़े एक क्रूशल पीरियड्स होते हैं. जब ख़त्म हो रहे होते हैं, चीज़ें कल्मिनेट हो रही होती हैं, और अगर अच्छे एविडेंसेस मिल गए हैं या फिर जो है कैश मिल गया है या कुछ ज्वेलरी मिल गई है, तो लोगों के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है कि सीज़र ना होने दें. तो जो मैं सर्च की बात कर रहा था उसमें अच्छे कैश मिला था, और जब एसएससी को ये रियलाइज़ हुआ कि ये सीज़ होने वाला है, तो उसके चाहने वाले और काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी थी और हमको किसी तरह सिचुएशन को मैनेज करके निकलना पड़ा था. आई रिमेंबर शायद 5 या 7 गाड़ियाँ लगी होंगी जो हमको एस्कॉर्ट करके लेके गई थी वहाँ से. मतलब लोकल में आपको पुलिस की भी जरूरत पड़ी थी? हमारा कोई भी एक्शन होता है तो एज पर द एक्ट देयर इज अ सेक्शन वी कैन रिक्विजिशन सर्विसेज ऑफ द आर्म फोर्सेस, नॉट इन इंडियन आर्मी बट सीएपीएफ, या फिर जो है स्टेट पुलिस की जो है हम मदद ले सकते हैं, और हम लोग लेते ही हैं. ओके ओके. अच्छा, अभी धुरंधर मूवी आई थी. धुरंधर मूवी में एक दिखाया गया कि पाकिस्तान से फेक करेंसी आई है. तो मतलब क्या ये कुछ हद तक सच है? मतलब देयर आर टॉक्स, कहते हैं कुछ लोग, रूमर है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आए, कुछ लोग कहते हैं कि आए हैं. खैर, अभी मैंने धुरंधर का पार्ट 2 तो नहीं देखा, तो पार्ट 1 के बेसिस पे मैं बस इतना कहूँगा, येस देयर इज़ अ लेजिटिमेट इशू ऑफ फेक इंडियन करेंसी इन इंडिया. और सरकार के काफ़ी सारे ऐसे एक्शंस हुए हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन भी, जिससे जो है ये फेक इंडियन करेंसी जो है सर्कुलेशन में कम हुई है. और ऑन अ रेगुलर इंटरवल हम लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन आती है इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ आवर वर्क प्रोफाइल इज़ दैट वी मेंटेन गुड वर्किंग रिलेशन विद अदर सर्विसेज एज वेल. तो जो लोग बॉर्डर पे हैं या फिर जो पुलिस में हैं, उन लोगों से हमको रेगुलरली मिलना होता है, बातें करनी होती हैं. प्लेटफॉर्म्स भी हैं ऑफिशियली जिस पे इंफॉर्मेशन शेयर होती हैं, एंड वी कीप ऑन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. इससे ज़्यादा मैं कुछ एग्जैक्ट लोकेशन या फिर कौन सा बॉर्डर या फिर क्या मोडस ऑपरेंडी है वो शेयर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि शायद इट वुड बी टू सेंसिटिव. अगर किसी को पता लग गया कि हमें पता है तो फिर दिक्कत हो सकती है. तो ऑफ कोर्स वो तो नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू हो जाता है. एंड ये बताइए, जैसे मैंने देखा है पेपरों में पढ़ा है कि आईआरएस ऑफिसर्स आईएएस और आईपीएस पे भी रेड मारते हैं, इवन मिनिस्टर्स तक भी. Actually, as per the act, any SSC can be covered. ओके. तो एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई आईएएस आईपीएस या फिर कोई मंत्री नेता ही क्यों ना हो, वो भी एक टैक्स पेयर तो है. सो अगर देयर इज मेरिट इन द केस देन यस इट हैपेंस. मतलब जो भी टैक्स पेयर है, आपके पास हाँ. राइट है कि मतलब वो सही से दे रहा है टैक्स तो ठीक है, वरना यू कैन सेंड हिम नोटिसेस और डू सच. There is a procedure for it. There is a system of checks and balances. It is not based upon whims and fancies. जैसे अगर किसी पे सर्च करनी है तो पहले एक सेटिस्फैक्शन नोट ड्रॉ करना होता है, उसमें सारे एविडेंसेस जो हमारे पास हैं वो लिखने होते हैं. ओके ओके. और इट इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, वेरी टिपिकल, वेरी मेटिकुलस प्रोसेस. और जो आप नोटिस की बात कर रहे हैं वो, हाँ, कई बार जैसे हमारे विद इन द डिपार्टमेंट देयर आर मल्टीपल वर्टिकल्स, आईएनसीआई है, टीडीएस है और असेसमेंट है. तो असेसमेंट इज द पार्ट वेयर यू कैन प्रॉबेबली कंपेयर टू एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी का पार्ट होता है. तो नोटिस असेसमेंट से भी इशू होते हैं कई बार जो है, सिंस आवर डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईटेक. एक कैस नाम से एक चीज़ होती है, कंप्यूटर एडेड सिलेक्शन ऑफ स्क्रूटनी केसेस, जिसके कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो किसी को भी नहीं पता होते हैं और वो हर साल चेंज होते हैं.
उन पैरामीटर्स के बेसिस पे रिस्क प्रोफाइलिंग करी जाती है टैक्स पेयर की, और अगर लगता है कि उस केस में जो है कुछ इश्यूज हैं तो वो केस जो है स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट हो जाता है। बट देन इंडिया की अभी जो अप्रोच है इट इज़ मोर ट्रस्ट। ओके। तो मेरे ख्याल से 97% ऑफ द केसेस, 99% ऑफ द केसेस स्क्रूटनी में नहीं आते हैं। ओके। इट इज़ वेरी फ्यू, रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो कि जो है उसमें सेलेक्ट होते हैं। ओके, मतलब ये है कि जब तक आप रीजनेबल डाउट ना हो दे डोंट एक्ट। हाँ, या तो सरकार का जो है एक मानना है कि वी शुड ट्रस्ट आवर टैक्स पेयर, वी शुड ट्रस्ट आवर सिटीजन। और मेरे ख्याल से आपने भी अगर कभी रिटर्न फाइल करा होगा, आई एम श्योर आपको पता भी नहीं लगा होगा कि जो है पीछे पीछे से कैसे अपने आप ही बस हो जाती वो है। सीए वगैरह कर देते हैं, बस ओटीपी के लिए आता है। खैर, फिर मैं इसमें यही कहूँगा कि हमको कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा इन चीज़ों में खुद से इन्वॉल्व रहें वो ज़्यादा सही बात अच्छा होगा, Okay. रादर देन डिपेंडिंग अपॉन एनीवन। या एंड ये मेरे को पूछना था, जैसे नहीं मेरे को क्या पूछना था, ऑडियंस को भी मेरे जानना है कि जो टैक्स नोटिस होता है वो, जैसे मैंने सुना है कि जब क्रेडिट कार्ड की लिमिट आप 10 लाख के ऊपर क्रॉस कर लेते हो तब आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे खूब चलता रहता है इस बारे में। कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी है, कुछ सही भी है। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया था, कई सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिस पैरामीटर्स पे डिपार्टमेंट लोगों का आइडेंटिफिकेशन करता है। तो अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि एक आदमी खर्चा तो कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका जो है जो रिटर्न है वो उससे कमेंसरेट नहीं कर रहा है, किसी ने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे करे हुए हैं, जस्ट लाइक एन एग्जांपल दैट यू हैव टेकन 10 लाख रुपए, लेकिन उसका जो रिटर्न फाइल ही नहीं हो रहा है, सही बात है। तो ये तो एक आम नागरिक के अंदर भी ये जिज्ञासा तो जागेगी ना कि कहाँ यार से पैसा आ रहा है? पैसा कैसे आ रहा है। तो वही पैरामीटर्स है। तो अगर किसी का प्रोफाइल ठीक है और लग रहा है कि जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं, जो खर्चे हैं, इट कमेंसरेट्स विद वट एवर रिटर्न दैट ही इज फाइलिंग, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसे इजीली नोटिस आता है। इनफैक्ट शायद आप 99% लोगों से बात करेंगे तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा कि किसी के अगेंस्ट इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग चल रही है। अच्छा, ये बताइए, जब आप सर्च वगैरह कर रहे होते हो तो आपके पास जैसे कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी आता है, मतलब अदर साइड से? आप तो अपना काम कर रहे हो बट अदर साइड इज, मतलब जब आपने किसी मिनिस्टर वगैरह के रेड की तो उस साइड से, मतलब वो जिस पार्टी का है XYZ, तो वहां से भी प्रेशर आता है, एंड हाउ डू यू डील विद इट? इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और जो प्रोसीजर्स हैं वो इतने ज़्यादा स्पष्ट और इतने क्लियर हैं कि आउट ऑफ देयर ओन क्यूरियोसिटी, या फिर किसी को लगता है कि वो अगर किसी से जान पहचान है तो वो कोशिश कर ले, बट थिंग्स आर वेरी प्रोफेशनली हैंडल्ड। मतलब कॉन्टैक्ट्स भी नहीं चलते हैं? अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है तो फिर तो ये तो एक इस तरीके से है कि प्रोसीजर तो पूरा होगा ही। देयर इज इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल कि कभी कोई, फॉर एग्जांपल किसी के यहाँ कोई सर्च हुई तो वो आए और बीच में से छोड़ के चले गए। मतलब जस्ट लाइक एक FIR होती है तो पूरा प्रोसीजर होता ही है? पूरा प्रोसीजर होता ही है। इट हैज टू फॉलो अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स। ओके ओके ओके। अच्छा, आप लोग के ट्रांसफर्स भी होते हैं, जैसे IAS PCS के काफी रेगुलर होते रहते हैं? आई जोकिंगली से कि हालांकि ऑल इंडिया सर्विसेज आर 3, एक फॉरेस्ट, एक एडमिनिस्ट्रेशन और एक पुलिस, लेकिन ये जो सो कॉल्ड ऑल इंडिया सर्विसेज हैं ये तो सारा जिंदगी अपना कैडर में निकाल देती हैं, और ऑन द कॉन्ट्ररी जो यूनियन गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, लाइक इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, IDAS, रेवेन्यू सर्विस, रेलवे सर्विसेज, ये वो एक्चुअल सर्विसेज हैं जो कि पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रही हैं। सो वन डे एन ऑफिसर कैन बी, लेट्स से, इन कन्याकुमारी, अदर डे दे कैन बी इन कश्मीर, दे कैन बी ट्रांसफर्ड टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, तो ये बताइए, कैश ट्रांजैक्शन वैसे कितना अलाउड है? कोई भी, जैसे मैं कुछ खरीदने जाऊं तो मैं कितना कैश से ही खरीद सकता हूं? मतलब कोई ऐसा लिमिट भी है? कैश के लिए बिजनेसेस के लिए लिमिट है। ओके ओके।
क्योंकि जितना कम से कम कैश इस्तेमाल होगा इकॉनमी में, उतना ज़्यादा वो फॉर्मल और उतनी ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगी। तो कुछ जैसे सेक्शन 40A3 है इनकम टैक्स एक्ट का, 269 ST है, वो पेनल्टी का क्लॉज है। तो बियॉन्ड अ सर्टेन एक्सटेंट अगर जो है कोई कैश में सामान खरीद रहा है, कोई बिजनेस एक्सपेंडिचर जो उसको क्लेम करना चाह रहा है, तो उसका कुछ पार्ट जो है डिसअलाउ हो जाता है। सिमिलरली कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स के लिए जो है कैश 2 लाख रुपए की लिमिट रखी हुई है सरकार ने, अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो पेनल्टी लगने के चांसेस हैं। ओके, सो चलिए अब आते हैं आपके प्रिपरेशन फेज में। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपको मतलब कैसे लगा कि मेरे को सिविल सर्विसेज में ही जाना है? मतलब कभी एकदम आपको हो सकता है एट द बैक ऑफ द माइंड होगा क्योंकि आपकी मदर थी एंड फैमिली में कई लोग थे, बट आपके अंदर कब आया वो? सच बताऊं तो शायद 2012 तक मेरा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था सिविल सर्विसेज में जाने का। 11-12 के आसपास तक मेरी बड़ी बहन तैयारी कर रही थी, उसका 2011 में सिलेक्शन भी हो गया। तो तब शायद पहली बार मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ओह, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी निकल सकता है लोगों का। तो आपने 2014 वाला एग्जाम दिया था एंड यू क्लियर्ड इट, देन उसके बाद आपने आईपीएस दिया, देन आपको आईपीएस ज्वाइन नहीं करना था। ओके, सो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई? रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग नागपुर होती है। वहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट है, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और सभी लोगों की ट्रेनिंग वहीं पे होती है। वहाँ पर यू मेट लव ऑफ योर लाइफ, कह सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? मतलब जैसे आपके केस में नहीं, मतलब इन जनरल मैंने देखा है, जैसे एक टॉपर भी थी, काफी फेमस रही थी, तो उनका भी काफी लव स्टोरी वहीं पर ऐसे लवासना में लिखी गई थी। खैर, मैं किसी और के लिए तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अकेडमीज में भाई एक ऐसी एज पे ऑफिसर्स पहुंचते हैं जब सभी की शादी की उम्र आ रही होती है और सिलेक्शन हो चुका होता है, तो फिर एक रिलीफ भी होता है कि चलो अब नौकरी है। प्लस अगर जो है विद इन द सर्विसेज अगर कोई स्पाउस होता है तो शायद एक दूसरे को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से भी समझ सकते हैं कुछ केसेस में। ध्यान भी दिया हो, डॉक्टर भी बहुत सारे कपल्स होते हैं, इंजीनियर्स भी बहुत सारे कपल्स होते हैं, तो सिविल सर्विसेज में भी वही चीज है। सही बात है, इट इज नॉट सो डिफरेंट। हाँ, मतलब बेसिकली यू हैव टू स्टे इन द सेम एनवायरनमेंट। ये चीजें समझानी भी नहीं पड़ती हैं, उनको समझ में आ जाता है कि क्या बीत रही है। वो भी उससे निपट रहा है। सही बात है। एंड जैसे आपकी ट्रेनिंग कितनी लंबी थी? 16 मंथ्स। 16 मंथ्स में आप लबासना भी गए थे? तो जो ट्रेनिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है सभी सर्विसेज में। एक फाउंडेशन कोर्स होता है जो कि करीबन 3 महीने का होता है, जो काफ़ी सारी सर्विसेज का एक साथ लबासना में होता है। उसके बाद आईएएस जो है लबासना रह जाते हैं, और बाकी सारी सर्विसेज जो है अपने अपने इंस्टीट्यूट्स चली जाती है। तो जैसे पुलिस सर्विस है, उनका इंस्टीट्यूट जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद में है। रेवेन्यू सर्विस, जीएसटी एंड कस्टम्स, उनका जो है नासिन है फरीदाबाद में। रेवेन्यू सर्विस है, उनका जो है इंस्टीट्यूट एनईडीटी में है। फॉरेन सर्विस है, उनका इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली में है। तो जो मैंने आपको 16 महीने बताए, ये फाउंडेशन कोर्स के अलावा है। ओके, सो उसके बाद आप अपनी अपनी पोस्टिंग में चले जाते हो वहाँ से? एक बार ट्रेनिंग होती है तो सब लोगों को अपनी अपनी पोस्टिंग मिलती है और वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस पर जाके ज्वाइन कर लेते हैं। और प्रिपरेशन के टाइम पे फैमिली प्रेशर भी रहता? प्रेशर सिर्फ इसी चीज़ का था क्योंकि अब बहन का सिलेक्शन हो गया था और फिर करना है, कुछ तो करना था, मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं था। तो उनकी तरफ से इतना प्रेशर नहीं था जितना फिर मैंने अपने आप पे ही प्रेशर बना लिया था। उनको कभी फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक उसका कारण ये भी था कि मैंने उस तरीके से तैयारी नहीं करी है जिस तरीके से बाकी किसी ने भी करी होगी। मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली। आप दिल्ली भी नहीं गए कभी? मैं कभी दिल्ली नहीं गया पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि मैं कोचिंग से तो नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब ये बात सही है कि जो भी तैयारी करना चाहे उसको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। और ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस दैट आई कुड हैव एवर टेकन। दिल्ली ना जाके जो है चीज़ें मेरे लिए जितनी आसान हो गई थी उतनी शायद कभी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा पूरा एक एजुकेशन सिस्टम ही है रोट लर्निंग वाला,
कि बस पढ़ते रहो, रटते रहो। यूपीएससी की तैयारी में जो मेरे अंदर सबसे बड़ा बदलाव आया है वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझना, द बिग पिक्चर समझना। और शायद मुझे नहीं लगता कि जो है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके मैं वो सीख पाता। हाँ, मैं इसमें लेकिन ये भी कहूँगा कि मेरे पास एक एज भी था। मृणाल जो है, मृणाल पटेल अपनी वेबसाइट चलाते थे mrudal.org, और उनके कमेंट सेक्शन में मैं एक बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट रहता था, और वहीं से हम लोगों की दोस्ती हुई। और उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया। मतलब जब भी जो है मेरे को कभी कोई इशू होता था तो ही वॉज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी। इनफैक्ट सिलेक्शन के बाद जो है हम लोगों की दोस्ती और भी अच्छी हो गई, एंड वी आर स्टिल इन टच। हम लोगों की कई मर्तबा बात होती रहती है। ओके, मतलब आज भी मतलब आप लोग। हाँ, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। मैं तो अभी भी उनको कहता हूँ कि ही इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ विच आई गॉट सेलेक्टेड। जब मेरी इससे पहले मैं ओएनजीसी में था, मेरी पोस्टिंग महसाना में थी, वो अहमदाबाद में थे। मैं मॉक इंटरव्यू के लिए भी उन्हीं के पास गया था। तो एक वो प्रॉक्सिमिटी भी थी, तो और बीइंग इन गुजरात एक कनेक्शन भी था। सो आई वाज लकी मे बी। सो होपफुली मृणाल सर भी ये वीडियो देख रहे हो। नहीं भी देख रहे होंगे तो फिर भी मैं पब्लिकली और उनके सामने भी हमेशा एक्नॉलेज करा है दैट ही हैज बीन गाइडिंग लाइट फॉर मी। इवन आई ट्राइड यूपीएससी, तो उनका मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता था। ये वो मतलब आपको कुछ क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। 5 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी। नहीं तो अभी भी जो है, उस टाइम पे तो मृणाल ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे थे, पॉलिटी भी पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री भी पढ़ा रहे थे, हर चीज़ पे उनका आर्टिकल आ रहा था। एंड दैट वाज आई थिंक पीक ऑफ हिज एंटायर टीचिंग प्रोफेशन। अभी भी वो शायद अच्छा कर रहे हैं, और वैल्यूएशन वाइज देखा जाए और आउटरीच के हिसाब से देखा जाए तो शायद ही इज़ अ बिग ब्रांड नाउ। बट आई स्टिल रिमेंबर द सिंप्लिसिटी इट देयर वाज इन 2014, और जिस तरीके से हम लोग पढ़ते थे, इट एक्चुअली फेल्ट लाइक अ वेरी क्लोज ग्रुप, काइंड ऑफ अ फैमिली। सो आपने मेंस क्वालिफाई किया, फिर आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया? और मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, जो ये मॉक इंटरव्यूज आजकल हर कोई यूट्यूब चैनल पे जो भी यूपीएससी का है उस पे मॉक इंटरव्यूज आते रहते हैं, वो कितने हद तक सच होते हैं जो असली का यूपीएससी का इंटरव्यू होता है उससे? मैंने ना तैयारी के समय कोई बहुत मॉक इंटरव्यू करे हैं या ना ही देखे हैं, और ना ही अब भी देखे हैं। बस मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है। पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं उसे ऑफिशियली। फर्स्ट टाइम क्योंकि मेरा वो पहला ही अटेम्प्ट था और मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया था, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी सरप्राइज हो गया था कि पर्सनालिटी टेस्ट तक कैसे पहुंच गया। कुछ छोटी छोटी गलतियां हुई थी मुझसे जो कल्मिनेट होकर काफ़ी बड़ी बन गई थी, एंड आई थिंक आई लैक द मेच्योरिटी एंड कन्विक्शन, और वो पैनल को भी दिख गया था। स्टिल But still you gave it. not good, not bad. I scored 157 in that attempt. Second attempt में शायद आई हैड स्कोर्ड समवेयर नियर 200, एंड थर्ड अटेम्प्ट में भी जो है मेरे इसी के आसपास स्कोर रहा था। क्वेश्चंस की वैरायटी थी? इट वाज मोस्टली बेस्ड अपॉन माय वर्क प्रोफाइल एंड माय हॉबीज। ओके ओके। तो इट वाज रिलेटेड टू ऑयल इंडस्ट्री, और जो है क्योंकि मैं शूटिंग भी करता हूँ तो कुछ सवाल जो है शूटिंग से रिलेटेड थे। वन क्वेश्चन आई वेरी क्लियरली रिमेंबर, और वो भगवान क्या कहते हैं कि व्हेन इट इज डेस्टिन्ड तो हो ही जाता है। इट वाज सच अ यूनिक काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, और अब मुझे इन हाइंडसाइट आई रियलाइज कि वो क्यों पूछा गया था। सो देयर वाज वन पैनल मेंबर, प्रॉबेबली शायद उनका साइकोलॉजी का बैकग्राउंड रहा होगा, और ये वही आइटम था जिसमें मैं पुलिस सर्विस अलॉट हुई थी। तो शूटिंग का उन्होंने मेरा बैकग्राउंड देखा, और ये भी देखा कि मेरी जो है फर्स्ट चॉइस आईएएस नहीं है, आईपीएस है। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि ही स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी लॉन्ग बैकग्राउंड, कि एक बार जो है एक इंसिडेंट हुआ था इंडिया में, एयरक्राफ्ट वाज हाईजैक्ड, एंड देन वी वर फोर्स्ड टू release few of convicted terrorists in that case। दिखाया गया। और लेकिन जो है जब इजराइल में ऐसा हुआ था, सो यू नो द सीक्रेट सर्विस केम इन एंड राइट बिटवीन द आईज दे शॉट द टेररिस्ट, एंड देयर वाज
no compromise, no negotiations. And why do you think that there is such a difference between the India's policy and their policy? And then further down the line कुछ policing related सवाल पूछे थे. अब सच बताऊं तो मेरे को उसका कोई रेडीमेड जवाब तो मेरे पास इसका था नहीं, लेकिन थैंक्स टू मृणाल पटेल, उन्होंने उन्हीं समय पे एक आर्टिकल लिखा था कि व्हाट इज इंडियाज हाईजैक पॉलिसी. उसी टाइम पे एक पॉलिसी आई थी और उसमें जो है एक ये 3 चीज़ें आई थी. अब मुझे खैर बाकी 2 तो याद नहीं है, बट वन वाज दैट नो नेगोशिएशंस विद द टेररिस्ट. और यही जवाब मैंने उस समय भी दिया था कि सर आई कैन नॉट से व्हाट वर द कंडीशंस दैट पर्टिकुलर एजेंसी और दैट पर्टिकुलर नेशन वाज ऑपरेटिंग इन, एंड आई डोंट इवन नो. मतलब मैं तो बहुत छोटा रहा था जब इंडिया में हाईजैक का इंसिडेंट हुआ था, सो आई कैन नॉट कंपेयर. और हाउ वुड आई नो, ऐसा भी हो सकता है सर कि भाई उनकी लाइन ऑफ साइट क्लियर हो और हमारी जो एजेंसीज हैं उनको लाइन ऑफ साइट भी क्लियर ना हो. देयर आर फार सो मेनी थिंग्स दैट आई एट प्रेजेंट डू नॉट हैव द ऑपरेशनल डिटेल्स, सो इट वुड बी टू इमेच्योर फॉर मी टू कमेंट अपॉन इट कि क्या हुआ था. बट वॉट आई कैन डू इज आई कैन tell you what is the official stance at this date and what is the policy that India is following now. Okay. तो शायद उन्होंने सोचा था कि बीइंग अ शूटिंग स्पोर्ट इंथुजियास्ट आई वुड बी ट्रिगर हैप्पी और मैं जवाब में बोल दूंगा कि अरे सर गोली मार देनी चाहिए सबको. मतलब हाँ. सर स्ट्रेट वाला देंगे आप. तो जब ये जवाब मैंने दिया तो आई कुड सी इट इन हिज फेस दैट ही वाज कन्विंस्ड विद माय रिप्लाई. एंड फिर पुलिसिंग में भी यही सवाल पूछा गया कि भाई व्हाई आर नॉट बी सो ट्रिगर हैप्पी. देन आई रिमेंबर आई रिप्लाइड कि भाई इन इंडिया पुलिसिंग इज़ अ सोशल सब्जेक्ट. कई बार यहाँ पे लड़ाइयाँ इस बात की होती हैं जैसे घरेलू झगड़े, या फिर किसी की ज़मीन पे कब्जा हो गया, या फिर जो है लेट्स से रूल से इसकी पर्सन हैज़ टू वेयर हेलमेट, लेकिन अगर कोई सिख है तो वो हेलमेट नहीं पहना हुआ है. सो इन इंडिया थिंग्स आर डिफरेंट एंड पुलिसिंग इज ऑल्सो डज नॉट मीन्स कि जो है हम बंदूकें लेके जो है निकल जाते हैं. देर आर IPS ऑफिसर्स जिनको पूरे अपने करियर में जो है कभी वेपन्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो वन हैज़ टू रिमेंबर कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं and the primary requirement is to be civilized. Of course. नहीं मतलब आपने इतना डिटेल में बता दिया. तो बेसिकली मॉक इंटरव्यू में बहुत ही मतलब थोड़ा बहुत कह सकते हैं सिमिलर है. मॉक इंटरव्यूज तो जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था, मैंने बहुत ज़्यादा कभी नहीं देखे हैं, लेकिन जितने कभी शॉर्ट्स में, ना इंस्टा पे हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा कोई सोशल मीडिया में यूज़ नहीं करता हूँ, बट शुरू में शायद हमारे समय पे तो उसको ऐसा गिमिकी और ऐसा फिल्मी अंदाज में दिखाया जाता था जैसे अजीब ही से सवाल कि इस खिड़की से कूद जाओ, अब अंदर कूद जाओ या बाहर कूद जाओ, इट इज़ नॉट बीन क्लैरिफाइड. ऐसा नहीं होता है. इंटरव्यू जब मैं दे के बाहर निकला था पर्सनालिटी टेस्ट के बाद, सो सी यू हैव टू रियलाइज कि इट इज़ अ पर्सनालिटी टेस्ट, इट इज़ नॉट योर नॉलेज टेस्ट. अगर आपको वहाँ पे कुछ नहीं आता है और आप साफ साफ बोल देते हो कि सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस राइट नाउ और आई हैव नॉट रेड अबाउट इट, वो एक जेन्युइननेस दिखती है. द पीपल हु आर सिटिंग इन दैट पैनल दे हैव सच अ लॉन्ग इलस्ट्रियस करियर और इतना एक्सपीरियंस होता है उन्हें कि वो आदमी को समझ लेते हैं, भाप लेते हैं. दे आर फ्रॉम सो मेनी वेराइड फील्ड्स. कोई साइकोलॉजिस्ट होगा, कोई सोशोलॉजिस्ट होगा, कोई पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड का होगा, कोई टेक्नोलॉजिस्ट होगा, कोई आर्म सर्विसेज से रिटायर्ड होगा. जैसे मुझे अपने केस में पता है आर्म सर्विसेज से ही थे जो पैनल के हेड थे. तो वन कैन नॉट स्टार्ट टू गेज. और फिर वो जो मॉक इंटरव्यू के टेस्ट में दिखाते हैं, इट इज़ मोर लाइक अ आर्ग्यूमेंट जिसमें कोई किसी को आउटस्मार्ट करने की कोशिश कर रहा है. और पीटी ऐसा होता ही नहीं है. इनफैक्ट आप वहाँ से सब हो जाएगा, शायद आपका इंटरव्यू 10 मिनट चलेगा, शायद आधा घंटा चलेगा, एंड यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे साथ हुआ क्या है. दे आर सो काम, सो पीसफुल, so typically civilized about it. They are not there to argue with you, they are not there to tell you that you are right or you are wrong. तो जिस तरीके से भी मैंने जो लिमिटेड वीडियोस देखे हैं, मैं नहीं मानता कि उसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है एक्चुअली वहाँ पे होती भी हैं. वो आपको पर्सनालिटी देखने के लिए हैं. दे आर वेरी एक्सपीरियंस, वेरी सीजन. आपके हाल चाल, व्यवहार, उठना बैठना, उनको ये भी पता है कि आप इतना सब स्टेजेस से होके आए तो आपकी नॉलेज होगी. नॉलेज तो उस स्टेज तक जाते जाते सबकी मोर और लेस बराबरी होती है.
जो एक अनकहा रूल है वो ये है कि इंटरव्यू के मार्क्स कुछ बैंड्स में वो लोग सोच लेते हैं कि भाई पर्सनालिटी वाइज दिस पर्सन इज नॉट सो डिजायरेबल, तो शायद उसको थोड़ा सा कम स्कोर मिल जाएगा, दिस पर्सन इज डिजायरेबल, उसको थोड़ा सा अच्छा स्कोर मिल जाएगा, एंड देन देयर इज न्यूट्रल कि मेंस के नंबर के हिसाब से इन इस कैंडिडेट की जैसी किस्मत है इसको वैसा कुछ मिल जाए। लास्ट क्वेश्चन, मैंने ये भी सुना है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जैसे आप लोग, तो उसमें आपको जैसे फॉरेन ट्रिप पे जाना तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। बिल्कुल permission you can't go. एब्सोल्युटली। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस, दैट इज समवॉट रिलेटेड, कि आपके पास मेरे लिए क्या सजेशन है पॉडकास्ट एज में गेस्ट होने के बाद? पॉडकास्ट के लिए पॉडकास्ट मतलब ओवरऑल आपको जो भी दिमाग में अभी आया, अभी हम लोग का जो डिस्कशन हुआ आधे पौन घंटे का उसमें। खैर मैं तो बस यही कहूँगा कि आई हैव एंजॉयड दिस पॉडकास्ट। मेरे को नहीं पता लगा कि आधा पौन घंटा हो चुका है। इट वाज जस्ट लाइक कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू ब्रदर्स। तो मैं तो चाहूँगा भाई और भी ऐसे जो है गुफ्तगू होती रहे, बैठ के जो है बातें करने का, डिस्कशन करने का मौका मिले, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी सर्विस का कोई भी ऑफिसर हो, उनको जो सबसे ज़्यादा सुकून आता है वो अपने जो है जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उसको शेयर करने का। तो मेरे लिए तो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी। सो नेक्स्ट टाइम भाभी और आप लोग साथ में जरूर। ओके, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू यश।